बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस नंबर 108 मुलाहिज़ा फरमाएं। मज़ीद 10-15 मिनट तक शानी और बशीर में इस हवाले से बात हुई। फिर शानी जाने के लिए उठ गई। वहाँ से शानी सीधी आयात कॉलोनी में सैफुल्लाह के घर पहुंची। काफ़ी दिनों बाद आज इसके दिल में एक तरह की खुशी और इत्मीनान का एहसास था। इसने कोकी और राजू के हवाले से काफ़ी मामला दुरुस्त कर लिए थे। वो राजू को भी ज़हनी तौर पर तैयार कर चुकी थी और दूसरी तरफ चौधरी बशीर से भी कोकी की आज़ादी के लिए बात हो चुकी थी। वो घर में दाखिल हुई तो सेन में सैफुल्लाह की मोटरसाइकिल नज़र नहीं आई। इसका मतलब था कि वो कहीं गया हुआ है, शायद अपने साले के पास हॉस्पिटल गया हुआ था। जो ही शानी ने सेहन में कदम रखा, सुंबल, सुरैया, कोकी सब की सब इसे उम्मीद भरी नज़रों से देखने लगी। इन नज़रों में उम्मीद के साथ साथ अनगिनत अंदेशे भी थे और खामोश दुआएं भी। शानी सबको देखकर मुस्कुराई। उन सब के चेहरों पर भी हल्की सी रोशनी फैल गई, जैसे सूरज की ताबानी से सितारे चमक उठते हैं। सबसे पहले कोकी की वालदा ही ने जबान खोली। वो शानी के करीब आते हुए बोली, लगता है कि मेरी बच्ची खैर की खबर ही लाई है। शानी ने उन दोनों के हाथ थामते हुए कहा, खैर की खबर है खाला। कोकी और सुंबल की वालदा ने शानी को गले से लगा लिया और इसका सर चूमते हुए गुलूगीर आवाज में बोली, हम तरस गए हैं किसी अच्छी खबर को बेटी, बिल्कुल तरस गए हैं। सुंबल और सुरैया की आंखें भी नमी से तर थी। कोकी साकत और जामत खड़ी थी, जैसे सख्ते की हालत में हो। शानी ने आगे बढ़कर उसका नरमो नाजुक गाल छुआ और सुंबल की तरफ मुतवज्जो होकर बोली, मेरी चौधरी बशीर से बात हो गई है। वो कोकी से अलहदा होने को तैयार है। इसके अलावा राजू से भी बात हुई है। मैंने उसे सब कुछ बता दिया है और उसने सब कुछ सुन लिया है। अब सब कुछ ठीक है। कोकी की वालदा की आंखों से बेइख्तियार आंसू गिरने लगे। उन्होंने शानी को फिर गले से लगा लिया। शानी इन सब में गिर कर बैठ की और उन्हें सब कुछ तफसील से बताने लगी। करीबन 1 घंटे बाद घर में मुसरत का साथ सामा था। कोकी तो अंदर कमरे में जा चुकी थी, लेकिन बाकी सब औरतों ने इसे घेरा हुआ था। पड़ोस से 2 खवातीन भी आ गई। उन सब के चेहरे खुशी से दमक रहे थे। किसी ने चुपके से एक लड़के को पैसे दिए और वो करीबी दुकान से मिठाई ले आया। मिठाई तो आई, कोता कद डोला भी साथ ही आया था। उसने आंखों आंखों में शानी से पूछा कि क्या हुआ। शानी ने आंखों आंखों में बताया कि सब अच्छा है। उसका चेहरा अंदरूनी खुशी से थमथमा गया। सुंबल और कोकी की वालदा ने कहा, डोले वहां क्यों खड़े हो, अंदर आ जाओ, तुमसे क्या पर्दा है। वो छोटे छोटे पाँव से छोटे छोटे कदम उठाता अंदर आ गया। कोकी की वालदा ने अपनी बड़ी बेटी सुंबल से कहा, नहीं सुंबल, डोले का भी मुंह मीठा करा। सुंबल ने डिब्बे से बर्फी की एक बड़ी डली निकाली और डोले को थमाने की बजाय कहा, डोले मुंह खोलो, शाबाश मुंह खोलो। डोला पहले तो शर्माता रहा, फिर उसने अपना मुख्तसर सा मुंह खोला। सुंबल ने पूरी डली उसके मुंह में ठोंस दी। डोले का चेहरा गुलनार हो गया। उसने बड़ी मुश्किल से मुंह चलाकर बर्फी को निकला। सुंबल ने लह कर कहा, बस एक और डली उसने डोले के मुंह में ठोंसी। डोले की निगाहें कह रही थी, ये तो बर्फी है, अगर तुम अपने हाथ से जहर भी खिलाओगी तो मैं आंखें बंद करके खा लूंगा। सुंबल ने मिठाई का डिब्बा डोले के हाथ में थमाते हुए कहा, अब तुम अपने हाथ से मुझे खिलाओ डोला भाई। डोले का चेहरा एकदम बुझ सा गया। डोला भाई का लफ्ज जैसे सीधा उसके दिल पर लगा था। शानी बखूबी जानती थी कि ऐसा क्यों हुआ है। जब शानी ताऊ शाम की हवेली में कैद थी, डोले ने उसे सुंबल के बारे में अपने सारे एहसासात बताए थे। दरहकीकत ये सुंबल की बेलोस मोहब्बत ही थी जिसकी खातिर डोला राजू को ढूंढता हुआ मुल्तान से लाहौर और फिर म्याना गांव पहुंच गया था। सुंबल के साथ कोता का डोले का ताल्लुक बहुत अनोखापन लिए हुआ था। वही अनोखापन जो प्यार का लाजमी जुज है। यह प्यार का अनोखापन नहीं तो और क्या है कि प्यार अक्सर वही होता है जहां नहीं होना चाहिए, वैसे होता है जैसे नहीं होना चाहिए, और जब होता है तब नहीं होना चाहिए। ये अपनी राहें खुद मुंतखब करता है और इन राहों पर अपनी मनचाही रफ्तार से चलता है। सुंबल ने डोले को डोला भाई कहा तो उसका चेहरा मिट्टी के टूटे हुए प्याले जैसा हो गया। वो किसी आने अंदाज में हंसा और एक गुलाब जामुन सुंबल के मुंह की तरफ बढ़ाई। उसका छोटा सा हाथ लर्ज रहा था। सुंबल ने गुलाब जामुन दांतों में दबा लिया। फिर मिठाई खाने और खिलाने का हंगामा शुरू हो गया। इस हंगामे का फायदा उठाकर डोला खामोशी से बाहर निकल गया। सुंबल कमरे का दरवाज़ा ज़बरदस्ती खुलवाकर कोकी के पास चली गई। फिर अंदाजा हुआ कि वो बंद दरवाजे के अकम में छोटी बहन को ज़बरदस्ती मिठाई खिला रही है। घर में अजीब सा माहौल था। इस माहौल में खुशी और आंसू बाहम मिले हुए थे। एक मुसर्रत सामने आ रही थी। एक नहायत शदीद सदमा झेलने के बाद कोकी की वालदा ने शानी को एक तरफ ले जाकर पूछा, बेटी अब राजू का क्या हाल है, तो मेरा मतलब है वो ठीक हो जाएगा ना। शानी ने धीरे से कहा, खाला वो ठीक है, बल्कि पिछले 10-15 दिन से बिल्कुल ठीक है। उसे तो हमने जानबूझकर हॉस्पिटल में दाखिल कराया हुआ है। मैं नहीं चाहती कि वो वक्त से पहले बाहर आए और उसे बाहर के हालात का इल्म हो। वो कल सुबह हॉस्पिटल से फारिग हो जाएगा।
अगर आप लोग चाहें तो आज जाकर उसकी इयादत कर सकती हैं। मैं ज़रूर जाऊंगी बेटी, बल्कि हम सब जाएंगे, उन्होंने कहा। फिर वो कुछ कहते कहते खामोश हो गई। शानी उनके बोलने की मुंतजिर रही। वो चंद सेकंड बाद दोबारा गोया हुई। शानी बेटी, मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि ये सब कुछ हो गया है। क्या राजू सब कुछ जानने के बाद भी कोकी को अपनाने के लिए? हाँ खाला, हाँ, मैंने पूरा यकीन करने के बाद ही आपसे बात की है। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, खाला ने सिसकते हुए कहा। पहले ही बहुत दुख देख लिया है, अब कोई और झटका बर्दाश्त नहीं होगा। अब कुछ नहीं होगा खाला, शानी ने उनका सर चूमा। वो बोली, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि चौधरी बशीर इतनी आसानी से हमारी जान छोड़ देगा, बल्कि मुझे तो अब भी डर लग रहा है। किस बात का? कहीं वो नाराज ना हो जाए और हम पर किसी तरह की सख्ती करे। मैंने आपसे कह दिया है ना कि अब कुछ नहीं होगा, और फर्ज करें कुछ हुआ तो मैं हूं ना फेस करने के लिए। खाला डुबडुबाई हुई शुक्र अमेज नजरों से उसे देखती रही। उनकी आंखों में अब भी हैरत थी, ये हैरत बजा थी। वो जानती नहीं थी कि खुश रंग चिड़िया जैसी कोकी को उकाब सिफ्त बशीर की तूफानी गिरफ्त से निकालने के लिए पसे पर्दा क्या कुर्बानी दी गई है। शानी ने अली खाना से कल दोबारा आने का वादा किया और राजू से मिलने हॉस्पिटल रवाना हो गई। इसे उम्मीद थी कि ताऊ शाम भी वही होगा। उसे सारी सूरत हाल से आगाह करना चाहती थी। न जाने क्यों इसका दिल गवाही देने लगा था कि ये सारा मामला अब खुश असलूबी से तय होने वाला है। इस हवाले से बहुत से दुख झीले जा चुके थे, बहुत सी सजा मिल चुकी थी और बहुत सी तलाफी की जा चुकी थी। और जब दुख झील कर कफारा अदा कर दिया जाता है तो फिर अक्सर बिगड़े हुए मामले सुधर जाते हैं। शानी हॉस्पिटल के वसी गेट के सामने टैक्सी से उतर रही थी कि आरिफ से उसकी मुलाकात हो गई। शानी को लगा कि वो गेट पर खड़ा शायद इसी की राह देख रहा था। वो परेशान लगता था। या अल्लाह खैर, शानी के ऊँटों से बेसाख्ता निकला। इसका ध्यान राजू की तरफ गया। वो तीर की तरह शानी की तरफ आया। शानी का दिल तेजी से धड़कने लगा। आरिफ ने सरसराते लहजे में कहा, शानी बहन, एक अजीब खबर है तुम्हारे लिए, बल्कि हम सब के लिए। क्या हुआ? शानी ने लरज़ां आवाज में पूछा। आओ कैंटीन में बैठते हैं, आरिफ ने कहा। 2 मिनट बाद वो एक मेज पर आमने सामने बैठे हुए थे। कैंटीन में बांत बांत की बोलियों का शोर था। आरिफ ने सनसनीखेज लहजे में कहा, खबर रुस्तम के बारे में है शानी बहन। शानी के दिल की धड़कन इंतहा को छू गई। न जाने क्यों तस्वुर में एक जिस्म आ गया जो बान की नंगी चारपाई पर पड़ा हुआ था। उस पर खून आलूद चादर तनी हुई थी और आसपास सट्टे कट्टे राइफल बरदार पुलिस वाले खड़े हुए थे, जैसे वो शिकारी हों और उनके सामने उनकी ट्रॉफी पड़ी हो। कि क्या हुआ आरिफ भाई? तुम्हारे ख्याल में रुस्तम कहाँ है? पोटवार सोन के आसपास। वो यहाँ है, मुल्तान में। अभी 2 घंटे पहले मैंने खुद उसे अपनी आंखों से देखा है। शानी सख्ता ज़दा सी रह गई। आरिफ कमवा बात जारी रखते हुए बोला, रुस्तम के साथ उसका एक दोस्त भी है और मुझे शक है कि वो गोरा अहमद उर्फ गोरा है। बहुत खतरनाक बंदा है वो भी। कि कहीं तुम्हें धोखा तो नहीं हुआ आरिफ? धोखा होता तो अच्छा था, लेकिन ये धोखा नहीं है। वो यहाँ है और किसी खतरनाक इरादे से है। आरिफ की आवाज भी अंदेशों के बोझ से कांप रही थी। हो खुदाया, शानी ने अपना सर दोनों हाथों से पकड़ा। वो क्यों कर रहा है ऐसा? क्यों इतनी जल्दी खुद को खत्म करना चाहता है? वो खुद चलकर मौत के मुंह में आया है। क्या उसकी अकल इतना भी काम नहीं कर रही? कुछ देर तक तो दोनों बिल्कुल गुमसुम सन्नाटी की कैफियत में बैठे रहे। चाय और बिस्किट उनके सामने ठंडे हो रहे थे। मिलाकर शानी ने यह तकलीफ दे सकूत तोड़ा। आरिफ, अगर वो वाकई रुस्तम ही है तो फिर वो क्यों यहाँ? तुम्हारा दिमाग क्या कहता है? आरिफ ने एक गहरी सांस ली। पहली बात तो यह है कि शानी वो रुस्तम ही है, इस बात का पूरा यकीन कर लो। रही दूसरी बात कि वो यहाँ क्यों है, इसके बारे में मजीद सोचा जा सकता है। मैंने उसे बस 1.5-2 घंटे पहले हसन पार्क के करीब होटल इंडस के अंदर जाते देखा है। उसने चेहरा चादर में छुपाया हुआ था। वो एक कार से उतरा और बड़ी तेजी से अंदर चला गया। उसके पीछे गोहर उर्फ गोरा था। उसकी आंखें नशे से सुर्ख अंगारा थी और शेव भी पड़ी हुई थी। रुस्तम को देखकर मेरे ज़हन में पहला ख्याल यही आया कि शायद, मेरा मतलब है शायद वो तुम्हारे पीछे यहाँ पहुँचा है। लेकिन फिर बड़ी जल्दी मुझे ये ख्याल रद्द करना पड़ा। मुझे अंदाजा हुआ कि बात कुछ और है और उसके बाद मेरी परेशानी कुछ और बढ़ गई। होटल इंडस से थोड़ी दूर एक सड़क छोड़कर पीर कुदरत का मुकामी ठिकाना है। एक बड़ी कोठी है जिस पर झंडे वगैरह लगे हुए हैं। कुदरत के मानने वाले ऐसे ठिकानों को आस्ताना या आस्ताना कहते हैं। मैं जिस आस्ताने की बात कर रहा हूँ वहाँ पिछले 2 दिन से बड़ी रौनक है। पीर कुदरत 3 रोज दौरे पर खुद यहाँ आया हुआ है। कल बहावलपुर उसे चले जाना है। मैं भी खुद देख कर आया हूँ। आसाने के बाहर बहुत लंबी लंबी गाड़ियाँ खड़ी हैं। मोटरसाइकिलों की 2 कितारें भी नजर आ रही हैं। सिक्योरिटी गार्ड पहरा दे रहे हैं। मुझे ये लग रहा है कि रुस्तम यहाँ कुदरत के लिए आया है। वह जरूर उसके साथ कुछ कर गुजरेगा। शानी के जिस्म पर चींटियां सी रेंग गईं। एक खौफनाक हंगामे का तस्वुर इसके जहन पर आ गया।
एक ऐसा हंगामा जिसका इख्तिताम रुस्तम की मौत पर हो सकता था। खो खुदाया, ये शख्स क्या कर रहा है? वो बड़बड़ाई। फिर उसने आरफ की तरफ देखकर कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है? रुस्तम, कुदरत को कत्ल खाम मेरे देन में तो यही बात है। वो क्यों सोच रहे हैं ऐसा? कुदरत को मारने से क्या होगा? क्या वो बुराई खत्म हो जाएगी जो उस बंदे ने फैलाई है? ये तो और फैलेगी, उसकी जड़ें और पक्की होंगी। कुदरत से लड़ने का तरीका ये नहीं है। शानी ने बेकरारी से नफी में सर हिलाया। आरिफ खामोश बैठा था। हॉस्पिटल के किसी गोशे से नोहों की दर्दनाक आवाज अचानक बुलंद हुई और फजा सोगवार हो गई। राय अजल का कोई मुसाफिर रस्ते की सोबतें झीलने के बाद मंजिल पर पहुंच गया था। फिर एक एम्बुलेंस किसी नए मुसाफिर को लेकर शोर मचाती हॉस्पिटल की आते में आई और इमरजेंसी के सामने पहुंचकर रुक गई। हमदुर्द के ऐसे मनाजिर हॉस्पिटलों का मामूल होते हैं। कैंटीन का बेरा आया और शोर मचाता शानी और आरिफ के सामने से गुजर गया। वो दोनों जैसे किसी और ही दुनिया में थे। शानी ने कहा, आरिफ, अगर तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त है और रुस्तम कुदरत के लिए यहाँ मौजूद है तो फिर ये बहुत खतरनाक है। क्या हम किसी तरह उससे ये काम रोक सकते हैं? आरिफ ने रसान से कहा, मुझे किसी और का तो पता नहीं, लेकिन अगर तुम कोशिश करो शानी बहन तो शायद उसे रोक लो। लेकिन वो कहते कहते खामोश हो गया। बात पूरी करो आरिफ, शानी बेचैनी से बोली। लेकिन अगर तुम्हें ये काम करना है तो फिर बहुत जल्दी करना होगा। तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। मेरा अंदाजा है कि वहां जो कुछ भी होना है अगले 3-4 घंटे के अंदर हो जाना है। आरिफ की आवाज जज्बात से बोझल थी। शानी ने खिड़कियों से बाहर देखा। शाम अब रात का लिबादा ओढ़ चुकी थी। उसे तारीकी में जानलेवा अंदेशों की फुनकार सुनाई दी। करीबन 1 घंटे बाद शानी और आरिफ कम्बुआ होटल इंडस के सामने एक टैक्सी से उतर रहे थे। शानी ने खुद को अच्छी तरह चादर में लपेटा हुआ था। ये वो चादर नहीं थी जिसमें इससे पहले मुल्तान में घूमती फिरती थी। यह क्रीम कलर की प्लेन चादर थी। मजीद एहतियात के तौर पर शानी ने एक स्याह चश्मा भी लगा लिया था। वो हरगिज़ नहीं चाहती थी कि इसकी मौजूदगी की सरगर्मी किसी की निगाह में आए। रास्ते में भी शानी और आरिफ अपने ताकुब से बाखबर रहने की कोशिश करते रहे। बहरहाल इस किस्म के कोई शवाहिद नहीं मिले। होटल इंडस के सामने पहुंचकर वो पहले दोनों गारमेंट्स की एक दुकान में चले गए। यहाँ से शानी ने मुन्ने के लिए एक निकर शर्ट खरीदी और जराबों के 2 जोड़े लिए। इसी दौरान में आरिफ इर्द गिर्द के माहौल का जायजा लेता रहा। दुकान से निकलकर वो दोनों सीधे इंडस होटल पहुंचे। ये तो बड़ी तज़कियास था कि रुस्तम और गोरा ने यहाँ अपने असल नाम दर्ज करवाए होंगे। शानी एक तरफ लाबी में खड़ी हो गई। आरिफ ने इस्तकबालिया पर जाकर मालूमात हासिल की। प्रोग्राम के मुताबिक वो रुस्तम का हुलिया और लिबास वगैरह बताकर कमरा नंबर जानने की कोशिश कर रहा था। वहां मौजूद शख्स ने कदरे सर्द बोरी से जवाब दिया। वो नाम जानना चाह रहा था। आरिफ नाकाम होकर वापस आ गया। इसी दौरान में एक तरफ से वेटर बरामद हुआ। वो आरिफ से मुखातिब होकर बोला, कहीं आप बाजवा साहब को तो नहीं पूछ रहे जिनकी दाढ़ी छोटी और बाल लंबे थे? उनके साथ ग्रे सूट, काली चादर और पिशावरी चप्पल वाले एक मलिक साहब थे। उनकी एक आंख पर चोट का पुराना निशान है। हाँ बिल्कुल वही, आरिफ ने तेजी से कहा। वो कमरा नंबर 104 में थे, दूसरे फ्लोर पर। क्या मतलब, वो जा चुके हैं? जी हाँ, अभी कोई 1 घंटा पहले चेकआउट हुए हैं। उन्हें मैं ही सर्विस दे रहा था। शानी के जिस्म में तशवीश की नई लहर उभरी। आरिफ ने वेटर से पूछा, क्या वो किसी सवारी पर गए हैं? पता नहीं जी, यहाँ से तो पैदल ही निकल गए थे। कोई खास सामान वगैरह तो उनके पास था नहीं। शानी जानती थी कि ये वेटर वगैरह बड़े बाखबर लोग होते हैं। होटल के मेहमानों के हवाले से इनकी हिस्सियात बहुत तेज होती हैं। उसने वेटर से पूछा, थोड़ा बहुत अंदाजा है कि तुम्हें वो कहाँ गए होंगे? मेरा मतलब है कि मुल्तान से बाहर गए हैं या नहीं? वेटर ने बत्ती सी निकाली। मैं कुछ कह नहीं सकता जी। फिर जरा तवक्कुफ से बोला, वो 2 दिन यहाँ रहे हैं, बस 1 दफा कमरे से बाहर निकले हैं। खाना भी कमरे में ही मंगवाते थे। मैंने उन्हें किसी से मिलते भी नहीं देखा। बस कल एक लंबे कद के शलवार कमीज वाले साहब उनसे मिलने आए थे। वो मुझे शक्ल से पुलिस वाले लगते थे, पर हो सकता है कि मेरा अंदाजा गलत हो। वैसे बाजवा साहब बंदे बड़े अच्छे थे, बड़े खुले दिल के जी। बातूनी वेटर बोलता जा रहा था। शानी समझ गई कि रुस्तम हस्बे आदत उस वेटर को 1000-2000 की टिप दे गया है। शानी ने सवालिया नजरों से आरिफ को देखा। दोनों ने आंखों आंखों में बात की और वेटर से रुखसत होकर बाहर निकल आए। अब रात के 10 बजने वाले थे। सड़कों पर ट्रैफिक आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा था। आरिफ में मामूल शलवार कमीज में था। उसकी कमीज के नीचे भरा हुआ पिस्तौल लगा हुआ था और वो उन लोगों में से था जो सिर्फ हथियार लगाते ही नहीं, उसे इस्तेमाल करने के लिए भी खमा वक्त तैयार रहते हैं। बाहर आने के बाद आरिफ ने सरासीमा लहजे में कहा, वेटर कहता है कि वो पैदल निकले हैं। मुझे तो लगता है कि वो आस्थाने पहुंच गए हैं। वो यहाँ से चेकआउट भी कर गए हैं। ये भी खतरे की तरफ इशारा है। शानी ने खुश्क लबों पर जबान फेरी। फिर क्या करना है? आरिफ ने पूछा। मेरा ख्याल है वहीं चलते हैं, कुदरत के अड्डे की तरफ। शानी ने जैसे वजदानी लहर में कहा। मेरा ख्याल है कि हम एक शॉर्टकट लगा सकते हैं। आरिफ ने सड़क के पार एक 20-30 फुट चौड़ी गली की तरफ इशारा करते हुए कहा।
उन दोनों ने सड़क पार की और नीम रोशन गली में आ गए। उनके कदमों में तेजी थी। शानी का दिल गवाही दे रहा था कि कुछ होने वाला है। क्या वही सोने को रोक सकेगी? क्या रुस्तम के साथ उसका आमना सामना होगा? क्या रुस्तम उसकी बात मानेगा? ऐसे अनगिनत सवाल शानी के जहन में कलबला रहे थे और उसकी धड़कनों में तेजी ला रहे थे। चंद घंटे पहले वो सोच भी नहीं सकती थी कि रुस्तम से इतनी जल्दी दोबारा मुलाकात हो जाएगी। वो तो सिरे से मुलाकात के बारे में सोच भी नहीं रही थी। किसी किसी वक्त इसके सीने से एक गहरी खौफ उठती थी और वो सोचती थी शायद वो रुस्तम आखिरी मुलाकात कर चुके हैं। लेकिन आज रात के बदन में एक अजीब खलचल पैदा हुई। इस हलचल के सबब हालात ने एक तेज रफ्तार पलटा खाया था। वो भी आसानी से दूरी थे कि उन्हें एक ऊंचे झंडे पर लगा हुआ बल्ब नजर आने लगा। इस बुलंदतर झंडे के इर्द गिर्द मुख्तलिफ रंगों और साइजों के कई और झंडे भी लहरा रहे थे। वो भी आसानी से 100-150 गज की दूरी पर थे। क्या रफ रुक गया? शानी ने पूछा कि क्या बात है। वो बोला कि अगर हमने आसानी के अंदर जाना है तो हमारी तलाशी होगी। अपना पिस्टल मुझे यहीं कहीं छोड़ना होगा। शानी ने एक छोटी सी फ्रूट शॉप की तरफ इशारा किया। शॉप बंद थी। दुकानदार ने अपनी छापड़ियों के इर्द गिर्द सरकंडों की चीख तान रखी थी। आरफ भी गालिबन उसी दुकान की तरफ देख रहा था। उसने कमीज के नीचे हाथ डालकर अपना वजनी पिस्टल निकाला और उसे चिक के नीचे स्लिप कर दिया। गली की शीशे में कोई मौजूद नहीं था। अगर होता तो भी यह काम इस तेजी से हुआ था कि किसी की नजर में ना आता। वो दोनों एक बार फिर आसानी की तरफ चल दिए। रिहायशी इलाके में जो कोठी करीबन 2 किनार रकबे पर थी। इस पर पूरे का पूरा सब्ज रंग किया गया था। दीवारों पर हजरत साहब के जरिए अकवाल लिखे हुए थे। 1-2 जगह पंजाबी के शेर और अरबी इबारात भी थी। कोठी के बाहर 15-20 कारें खड़ी हुई थी। मोटरसाइकिल, स्कूटर वगैरह भी दिखाई दे रहे थे। 2-4 तांगे और 1-2 टैक्सियां सवारियों के इंतजार में नजर आती थी। कुछ लोग एक रेडी के गिर्द जमा थे। याली दिमाग हजरत साहब और उनके खास मुरीदों के तसनीफ शुदा किताबचे रखे हुए थे। शानी और आरफ सीधे गेट की तरफ बढ़े। यहाँ 2 बावर्दी गार्ड थे। इसके अलावा पहरेदार भी नजर आ रहे थे। शानी को देखकर एक पहरेदार आगे आ गया। हाँ जी बीबी, क्या बात है? उसने उखड़े लहजे में पूछा। हमें अंदर जाना है, शानी ने कहा। अब वक्त खत्म हो गया है, आपका लाओ। लेकिन कल तो हजरत जी नहीं होंगे। छोटे हजरत जी तो होंगे, लेकिन हमें बड़े हजरत साहब से मिलना है। मैं और मेरा भाई बड़ी दूर से आए हैं। आज दोपहर के साहिवाल से चले हुए हैं, भागम भाग पहुंचे हैं। अब मैं क्या कर सकता हूँ बीबी? आरफ ने लजाजत से कहा। अभी 2 मिनट पहले एक औरत को आपने भेजा तो है अंदर। वो हजरत साहब की जानने वाली थी। हमें भी जानने वाला समझ लो जी। आरफ ने 100 का सुर्ख नोट जेब से निकालते हुए कहा। पहरेदार का तना हुआ चेहरा ढीला पड़ गया। थोड़ी सी पसो पेश के बाद उसने नोट मुट्ठी में दबाया और किसी खुर्शीद नामी औरत को आवाज दी। वो बकरी की तरह मुंह चलाती और कुछ खाती हुई आई। उसने शानी की जामा तलाशी दी। दूसरी तरफ पहरेदार आरफ के जिस्म पर हाथ फेर कर तसल्ली कर चुका था। चंद लम्हे बाद वो गेट के अंदर थे। बदनुमा चेहरे वाले सराज को मौत के घाट उतारने के करीबन 8 घंटे बाद रुस्तम और गोरा गुजरांवाला जा पहुंचे थे। यहाँ से लाहौर तक का सफर उन्होंने एक लोकल बस में किया था। लाहौर पहुंचने से पहले अपने बाएतमाद बुखबर निज़ाम की ज़बानी रुस्तम और गोरा को मालूम हो गया था कि कुदरत उर्फ हजरत जी लाहौर में मौजूद नहीं है। वो सिर्फ 1 दिन पहले मुल्तान चला गया था। वहाँ उसे अपने मुकामी आस्थाने पर 3 दिन क़याम करना था। उसके बाद प्रोग्राम का पता नहीं था। रुस्तम के पास इतनी मोहलत नहीं थी कि वो लाहौर में रुककर कुदरत की वापसी का इंतजार करता। उसके गिर्द मौत के मुतहर्रिक साए थे और किसी भी वक्त कज़ा उसका सामना कर सकती थी। गुजरांवाला से उसने अपने और गोरा के लिए नए कपड़ों का इंतजाम किया और आगे चल पड़ा। वो बदरिया ट्रेन लाहौर से मुल्तान जा पहुंचा। यहाँ वो हजरत के आसाने के करीब इंडस नामी होटल में क़याम पसीर हो गया। यहाँ पर अपने एक मुकामी दोस्त जहांगीर हुसैन की मदद से रुस्तम ने हजरत के आस्थाने और आस्थाने में हजरत की मौजूदगी के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल कर ली थी और आज वो आस्थाने पर अपने एक्शन के लिए पूरी तरह तैयार था। इसकी आंखों में खून उतरा हुआ था और वो हजरत और उसके पैरोकारों को यादगार सबक सिखाने का तहिया किए हुआ था। जहांगीर से मशवरे के बाद रुस्तम ने अपना प्रोग्राम दोपहर के वक्त ही तैयार कर लिया था। गोरा भी इस मशवरे में बड़े जज्बे और उमंग के साथ शरीक रहा था। रात 9 बजे के करीब रुस्तम और गोरा अपनी खूनी कार्रवाई के लिए हरकत में आ गए थे। रुस्तम ने अपने कोल्ड पिस्टल पर करीबन 8 इंच लंबा जदीद साइलेंसर चढ़ा लिया था। 3 भरे हुए मैगजीन उसकी जैकेट की जेबों में थे। इसके अलावा गोलियों वाली बेल्ट और 1 फुट लंबे फल वाला खौफनाक छुरा था। गोरा के पास मौत के कह के बरसाने वाली 222 राइफल थी। राइफल को अच्छी तरह साफ और चेक करने के बाद उसने अपनी स्याह चादर की बुक्कल में यूं छुपा लिया कि उसके जिस्म का हिस्सा ही बन गई। पिछले दिनों में रमजान नामी वेटर ने उनकी खूब आओ भगत की थी। जिस तरह शक्लों से शक्लें मिलती हैं उसी तरह आवाज़ों से आवाज़ें भी मुशाबा होती हैं। न जाने क्यों रमजान जब बोलता था तो रुस्तम को अपने मरहूम दोस्त अफनदी का लबो लहजा याद आ जाता था। अफनदी के लहजे की एक झलक सी रमजान की आवाज़ में पाई जाती थी और अफनदी को रुस्तम कैसे भूल सकता था।
उसकी मौत रुस्तम के सीने का एक रिश्ता हुआ जख्म थी। उसे ताऊ शाम ने छत से लटका कर मारा था। उस जुर्म के बदले रुस्तम ताऊ शाम को 10 बार भी मौत के घाट उतारता तो ये कम था, और वैसा करने के लिए आज़ाद भी था। लेकिन अपनी बीवी के हुक्म के सामने उसे सर झुकाना पड़ा। सारे पंजाब की पुलिस मिलकर भी शायद जिस शख्स को रुस्तम के कहर से ना बचा सकती थी, उसे किसी और के अबरू के एक इशारे ने जिंदगी की तरफ लौटा दिया था। हाँ, रुस्तम समझता था कि यह बड़ी कुर्बानी है जो उसने बीबी के हुक्म पर दी है। वक्त रुखसत न जाने रुस्तम के दिल में क्या आई कि उसने आफ नदी के आहंग वाले वेटर को पूरे 5,000 रुपए टिप में दे डाले। अपना कुछ गैर जरूरी सामान भी वो वेटर के लिए छोड़ गए। 9 बजे के लगभग वो होटल से निकले और पैदल ही आस्थाने की तरफ रवाना हो गए। रुस्तम के सीने में अजीब सा शोर था। दिल की धड़कन जंग के नकारे की तरह थी। वो जानता था कि बीबी की ज्यादातर मुश्किलात का जिम्मेदार यही बेरूपिया कुदरत है। कुदरत और उसकी तीनों बीबियां दिलो जान से शानी की दुश्मन थी। लाहौर वाली कोठी में शानी के साथ कुदरत की बीबियों की बाकायदा लड़ाई हो चुकी थी। इस लड़ाई में कुदरत की छोटी बीबी सद्दफ बेहोश हो गई थी। इस लड़ाई के बाद से कुदरत और उसकी बीवियों ने शानी से दुश्मनी चुकाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया था। उन्होंने शानी बीबी के खिलाफ एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई हुई थी और बीबी पर संगीन इल्जामात लगा रहे थे। 3 पुलिस एहलकारों के बिल्कुल पास से गुजरते हुए वो दोनों कुदरत के आस्थाने के सामने पहुंच गए। पुलिस और रुस्तम का बैर बड़ा पुराना था, लेकिन रुस्तम जानता था कि 2 दिन पहले इस बैर को 4 चांद लग गए हैं। उसने रियाज रजा से बूजी पर हाथ उठाया था, उसके सीने पर लात मारकर उसे जमीन चटवाई थी। यहाँ गाड़ियों की तवील कतार थी और पहरेदार दिखाई दे रहे थे। रुस्तम ने कुछ ज़ईफ़ुल अकीदा औरतों को देखा। उन्हें गालबन इमारत के अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिली थी। वो इमारत की बैरूनी दीवारों को हाथ लगा रही थी और चूम रही थी। एक देहाती शख्स अपने बीमार बच्चे को दीवार के साथ लगाए खड़ा था। 2 अफराद अंदर जाने के लिए पहरेदार की मिन्नत समाजत कर रहे थे। रुस्तम और गोरा कलावा काट कर इमारत के अकब में पहुंच गए। वो चंद घंटे पहले भी यहाँ का सर्वे कर चुके थे। एक 30 फुट चौड़ी सड़क थी। आसाने की दीवार 12 फुट से कम ऊंची नहीं थी। दीवार पर खारदार बाड़ 2 लाइनों में मौजूद थी। यहाँ एक ट्रांसफार्मर के पास वापटा का खराब ट्रक खड़ा हुआ था। उसके चारों टायर फ्लैट थे। अंदाजा होता था कि वो महीनों से यहाँ मौजूद है। रुस्तम और गोरा इर्द गिर्द का जायजा लेते रहे। फिर रुस्तम ट्रक में दाखिल हुआ। ट्रक के अंदर बहुत सा जंग कालूद काठ कबाड़ मौजूद था। रुस्तम उस काठ कबाड़ के ऊपर चढ़ गया। उसने जेब से तार काटने वाला प्लास निकाला और दीवार पर लगे तार काट कर अंदर जाने के लिए जगह बना ली। इसी दौरान में गोरा कुर्बो जवार का जायजा लेता रहा। इमारत के अंदर से बर्तोजन के बोलने की आवाजें आ रही थी। किसी वक्त कोई औरत बड़े दर्दनाक अंदाज में चीखती थी। वो किसी बंद कमरे में थी, इसलिए बहुत बदम आवाज ही रुस्तम के कानों तक पहुंच रही थी। चंद सेकंड बाद रुस्तम और गोरा दोनों दीवार फांद कर इमारत के अंदर पहुंच चुके थे। दीवार के साथ साथ केले और अमरूद वगैरह के दरख्त थे। जमीन कच्ची थी। जूं ही गोरा नीचे कूदा। कॉरिडोर की तरफ खड़े एक पहरेदार को शक हो गया। वो मुतजस्सिस नजरों से देखता हुआ बैरूनी दीवार की तरफ आया। कौन है भाई? उसने दबी दबी आवाज में पूछा। उसे मालूम नहीं था कि उसकी बदबख्ती उसे किस शख्स की तरफ लिए जा रही है। रुस्तम सफेदे के एक तनावर दरख्त के पीछे मौजूद था। रुस्तम से चंद फुट की दूरी पर वो शख्स रुक गया। एक लम्हे के लिए महसूस हुआ कि वो वापस चला जाएगा, लेकिन तब एक बार फिर उसकी बदकिस्मती ने जोर मारा और वो मजीद तसल्ली के लिए 4-5 कदम आगे आया। उसकी नजर रुस्तम पर पड़ी। इससे पहले कि वो चिल्लाने के लिए मुंह खोलता या कंधे से लटकी गन को हरकत में लाता, रुस्तम चील की तरह उस पर झपटा। उसकी गर्दन रुस्तम के बाजू में जकड़ गई। रुस्तम के हाथ में दबा हुआ 1 फुट लंबा छुरा सीधा पहरेदार के पैरों में गया। गर्दन पर दबाव के सबब उसके होंठों से करा तक नहीं निकल सकी। रुस्तम ने वहशत के आलम में 2 मरतबा उसका सर पूरी शिद्दत के साथ पुख्ता दीवार से टकराया। वो मुर्दा छिपकली की तरह रुस्तम की बाहों में झूल गया। रुस्तम ने होले से उसे कच्ची जमीन पर डाल दिया। वो दोनों चंद लम्हों तक वहीं रहे और इर्द गिर्द की सुन गुन लेने की कोशिश करते रहे। अंदर से बार बार किसी बकरी के मिमियाने की तेज आवाज आ रही थी। इसके अलावा गाये बगाए किसी औरत के रोने की सदा भी सुनाई देती थी। ये आवाज बेपनाह गम में डूबी हुई थी। ये क्या तमाशा है लाले दी जान? गोरा ने सरगोशी की। पता चल जाता है थोड़ी देर में। रुस्तम का लहजा सफाक था।